हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा जंक्शन। मैं पिंकी वर्मा आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर अपने परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट, इन सेशन में हम अपने कंप्लीट रीजनिंग को खत्म कर रहे हैं। कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है। हर एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक तरीके से लेके जाया जा रहा है, मतलब जीरो लेवल से लेके उसके टॉप लेवल तक का डिस्कशन किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, सीएचएल, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, आपका कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, रेलवेज के एग्जाम हो या फिर पुलिस का एग्जाम हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं और जहां पर रीजनिंग पूछी जाती है उसका कंप्लीट डिस्कशन हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। एक बार आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद पूरा प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़ सकते हैं। हम आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्लासेस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेशन भी दिए जाते हैं। डेली 9 PM पे आप रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़ सकते हैं। वहां पर हम 30 क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं। एक घंटे में हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करके सीखते हैं कि कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जामिनेशन में। और इन सेशंस में आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा है डिफरेंट पार्ट्स में। इससे पहले आप सभी ने देखा होगा, हमने एटमोस्ट 50 to 70% तक का सिलेबस खत्म कर चुके हैं। आपके सामने नंबर ऑफ टॉपिक्स को कंप्लीट करा दिया गया है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आपका पूरा कंप्लीट रीजनिंग खत्म नहीं हो जाती है, जब तक हम इस क्लासेस को ऐसे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ तक की चीजें क्लियर है और उम्मीद करती हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। स्टूडेंट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी सारी वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए। साथ ही साथ आपको इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है मैक्सिमम, जितना आपसे हो सकता है वहां तक इस वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमाइज कर दो, ताकि आपको हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे जो इसके नीडी हैं। स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, थ्रेड हो, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। वहां से जाके आप क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी काउंसलिंग या फिर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल के लिए आप अगर /parikshajain@gmail.com पे अगर आप सर्च करते हैं तो भी आप हमें अपना डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको साथ ही साथ कोई क्वेरी आती है या फिर कोई क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करते टाइम नहीं सॉल्व हो पा रहा है, या फिर कुछ सजेशन आप हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर जाके आप अपने डाउट, वहां पर हम आपको 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट क्लियर करवाते हैं। उस डाउट में आपको आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपना क्वेश्चन पुट अप वहां पर डालिए, आपको बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। स्टूडेंट, हमारे इस प्लेटफॉर्म का, परीक्षा जंक्शन का मेन मोटिव ये है कि स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। हम आपसे एक सिंगल रुपए की डिमांड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म चुना हुआ है ताकि वीडियो सभी स्टूडेंट तक जा पाए और वो यहाँ से सीख के अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले सके। आप इसको शेयर करोगे तो उन बच्चों तक पहुंचेगी ये वीडियो जो अपने कोचिंग के फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आजकल देखोगे कि कोचिंग का इतना ज्यादा अमाउंट हो रहा है, इतनी ज्यादा फीस हो रही है, एक तो आने जाने का खर्चा अलग हो जाता है, फिर वहां पर जो वो अपनी फीस लेते हैं और भी बहुत सारे एडिशनल चार्जेस को एड ऑन करते हैं, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, इस चीज के लिए इनिशिएट ही नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है परीक्षा जंक्शन, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं, एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, एक बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस, प्रैक्टिस सेशन, आपकी जिस चीज की डिमांड होती है एक एस्पिरेंट के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले के लिए जो भी नीड होती है, वो सारे ही हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म के जरिए आपके तक पहुंचाते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, आपका मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका जीएस हो गया, आपकी पॉलिटी हो गई, आपकी हिस्ट्री होगी, हर सब्जेक्ट का यहाँ पर कंप्लीट कराया जाता है। अलग अलग फैकल्टीज आपके सामने प्रेजेंट होते हैं और पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। उन वही फैकल्टीज आपके सामने आते हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से सीख के अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले सकते हैं। 2025 को आप अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हैं। क्लियर होती है चीजें? तो देखते हैं, आज हम डाइस के पार्ट नंबर 2 पे कनेक्टेड है। यहाँ पर हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया है, जहां पर हमने बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन और किस किस टाइप के क्वेश्चनिंग की फ्रेमिंग होती है, क्या बेसिक चीजें होती है, उन सब चीजों के बारे में सीखा। बाकी आगे के और पार्ट्स में हम इसका पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे आज पार्ट नंबर 2 में क्या रहने वाला है। सेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या होने वाला है। मोटिवेशन आज का इस सेशन का क्या है? एवरी मिनट यू वेस्ट समवन एल्स गेट क्लोजर टू योर गोल। आप जब भी आपको लगे ना कि आपने इसमें इतना टाइम वेस्ट किया, हर एक मिनट आप तो वेस्ट कर रहे हो, लेकिन उस आपके द्वारा वेस्ट किए गए टाइम को कोई और उस चीज का यूज करके अपने गोल के पास पहुंच रहा है। तो आप देखो, जब भी आपको लगे ना कि आप इस पर्टिकुलर काम में जा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट होगा, अगर उसकी जगह आप ये चीज कर लोगे तो आप अपने सिलेक्शन के पास जा सकते हो। तो डेफिनेटली आपका वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, बट दूसरे के बारे में सोचना, वो उस टाइम को यूटिलाइज करके आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। आज का एरा ही यही है, आज का युग ही यही है कि दूसरे को, हमें दूसरे से आगे निकलना है तो उस पर्सन से हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, कंसिस्टेंसी के साथ आप अगर हार्ड वर्क करते हो तो डेफिनेटली आप अपने प्रोग्रेस की तरफ ही बढ़ रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन आपको पसंद आया होगा। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा करके जुड़ चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, कंसंट्रेशन और आपका माइंड। देखते हैं, डाइस चैप्टर में हमने थोड़ा सा रिवीजन प्रीवियस क्लास का ये देखा था हमने डाइस के से रिलेटेड कि आपके डाइस में कितने टाइप्स के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सबसे पहले हमने इस डाइस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जो पासा है आपका, वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट हमारे सामने? नॉन स्टैंडर्ड डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है अपोजिट सम ऑफ अपोजिट सरफेस या सम ऑफ अपोजिट फेस इज ऑलवेज इक्वल टू 7। दो कभी भी अपोजिट फेस के जो सम होगा वो 7 के बराबर होगा, तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, वो हमारा एक मानक पासा कहलाता है। ठीक, मानक पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस आपका साधारण पासा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है हमारा साधारण पासा। अब हमने क्या बोला? सम ऑफ अपोजिट फेसेस, सम ऑफ ईच अपोजिट फेसेस इज ऑलवेज टू अपोजिट फेस या फिर अपोजिट सरफेस, दोनों एक ही बात है। अपोजिट फेस या फिर अपोजिट सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 7, हमेशा आपका 7 के इक्वल रहेगा। इज ऑलवेज इक्वल टू 7, वो हमारा एक स्टैंडर्डाइज कहलाता है। जैसे कि 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6, 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5 और 3 का अपोजिट हो जाता है हमारा 4। तो ये एक आपकी स्टैंडर्डाइज कहलाती है, एक मानक पासा कहलाता है। जस्ट इसके अपोजिट ले लो, जिस भी अपोजिट डाइस का फेस अगर 7 के इक्वल नहीं होता है तो वो हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। क्लियर होती है यहाँ तक की चीजें? इसके बाद हमने देखा था कि कितने टाइप्स के, कितने केसेस बनते हैं हमारे इस डाइस से रिलेटेड। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमने ये देखा था केस नंबर 1 में, जब आपको डाइस की सिर्फ एक ही पोजीशन दी जाए, 1 पोजीशन इज गिवन, डाइस का सिर्फ एक पोजीशन आपके सामने गिवन हो, यह है केस नंबर 1। केस नंबर 2 में हमने देखा था व्हेन 2 पोजीशन इज गिवन, 2 पोजीशन इज गिवन। थर्ड केस हमारे सामने क्या था स्टूडेंट? थर्ड केस में हमने देखा था मोर देन 3, मोर देन 3, मोर देन 2, मोर देन 2 पोजीशन गिवन। और फिर आपका केस नंबर 4, 4 केसेस हमारे यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन डाइस।
नेक्स्ट है हमारा ओपन डाइस। ये 4 केसेस हमारे एग्जामिनेशन में हर एक टॉपिक के लिए रेलिवेंट है। डाइस से रिलेटेड आपके मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन टीयर 1 में तो पूछा जाता है, साथ ही साथ ये चैप्टर आपके टीयर 2 के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम टीयर 1 टीयर 2 दोनों ही एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए पूरे टॉपिक को कराते हैं। एक बार आपके टॉपिक पे ग्रिपिंग बन गई ना, तो स्पीड तो आप प्रैक्टिस करके ले ही आओगे। तो जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हो तो बहुत ही शिद्दत के साथ, अगर आपको सिर्फ एक बार सिलेबस कंप्लीट करके प्रॉपर नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने एक बार सिलेबस पूरा पढ़ के सही तरीके से पूरे नोट्स को बनाया है, तो आप बस उन नोट्स से मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और क्वेश्चन की अल्टीमेट प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से आपकी स्पीड निकल के आएगी, और स्पीड निकल के आएगी तो आप अपने एग्जामिनेशन में मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा था एक पोजीशन जब डाइस के गिवन हो तो क्या केस अप्लाई होता है, 2 पोजीशन जब डाइस की गिवन हो तो कैसे केस अप्लाई किया जाता है, और अगर 2 से ज्यादा दिया गया हो तो हमें क्या अप्लाई करना होता है, और ओपन डाइस में किस तरीके के पैटर्न को या फिर किस तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। क्लियर होती है। जहां पर हमने देखा था, हमने केस नंबर 1 में देखा था, जब आपकी डाइस की एक ही पोजीशन गिवन हो, डाइस की 1 2 3 एक ही पोजीशन गिवन हो, तो इस केस में हम कुछ भी डेफिनेट नहीं बता सकते। आपसे हमेशा क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इस नंबर का, इस वर्ड का, या फिर इस लेटर का, या फिर इस सिंबल का अपोजिट क्या होगा। डाइस की हमेशा आप एक बार में सिर्फ 3 ही सरफेस देख सकते हो, सिर्फ 3 ही फेस दिखेंगी। अगर आपके सामने क्लोज डाइस है तो उसकी पीछे वाली फेस आपको नहीं विजिबल होती है, क्योंकि डाइस आपका एक 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो आप देखोगे तो इस डाइस में आपको 3 ही फेस दिख रहे हैं, इसके बाकी जो 3 फेस है वो हमारे सामने विजिबल नहीं है। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 भी हो सकता है मैम, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। सिंगल डाइस में जब भी आपकी डाइस की सिर्फ एक पोजीशन दी जाए और आपसे अपोजिट पूछ लिया जाए, तो आप डेफिनेट आंसर नहीं बता सकते हो। अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस और फिर आपसे अपोजिट पूछा जाए, तो आप डेफिनेट आंसर बता सकते हैं। अगर एक मानक पासा है, एक स्टैंडर्ड डाइस है, और फिर हमसे अपोजिट पूछा जाता है, तो 5 का अगर अपोजिट पूछा जाएगा तो 2, क्योंकि आपको बताया है स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन, अगर 2 अपोजिट सरफेस का सम 7 के इक्वल हो जाए तो वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। तो 5 + 2 7, तो 5 के अपोजिट वाले सरफेस पे कौन सी नंबर रहेगी, 2 रहेगी। क्लियर होती है यहां तक की चीजें। तो हम 1 पोजीशन में कभी भी ये नहीं डिफाइन कर सकते कि एग्जैक्ट हमारा आंसर क्या होगा, डिपेंड करेगा कि आपके सामने ऑप्शन किस तरीके से रखे गए हैं। क्लियर। फिर 2 पोजीशन डाइस में हमारे पास 3 सिचुएशन बनती है। 2 पोजीशन डाइस में जब भी आपके डाइस की 2 पोजीशन दी जाए तो हमारे पास 3 सिचुएशन बनती हैं। सबसे पहले नो कॉमन, कोई भी आपके सामने कॉमन नहीं होता, नो कॉमन ट्रिक। फिर आपके सामने 1 कॉमन ट्रिक, फिर आपके सामने आता है 2 कॉमन ट्रिक। ये 3 केसेस बनते हैं हमारे, कहां से, केस नंबर 2 से। 2 पोजीशन, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक बनते हैं। फिर आपका आता है मोर देन 2 पोजीशन। अब यहां तक इन सारे केसेस में से हम आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। केस नंबर 1 आपका बहुत ही डिटेल में और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लाके आपके सामने डिस्कस किया जा सकता है, किया जा चुका है। और इस चीज को सीखने के लिए आप पार्ट नंबर 1 को, डाइस के पार्ट नंबर 1 को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट केस नंबर 2 में आपके 2 पोजीशन। अब 2 पोजीशन में हमने नो कॉमन ट्रिक, जो आपका 1 पोजीशन डाइस और 2 नो कॉमन ट्रिक है, दोनों में ही हम डेफिनेट आंसर नहीं बता सकते। डिपेंड करती हैं हमारे सामने चीजें, ऑप्शन किस पैटर्न में दिए गए हैं, क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके हम अपना आंसर बता रहे होते हैं। ठीक। फिर हमने देखा था 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक में आप सभी को क्या बताया था, हम यहां तक की चीजें डिस्कस कर चुके थे। आज के इस सेशन में हमें पढ़ना है 2 कॉमन ट्रिक क्या है, और मोर देन जब 2 पोजीशन, डाइस की एक से ज्यादा पोजीशन आपके सामने रखी जाए तो हमें चीजों को कैसे टैकल करना है। ये ओपन डाइस का केस हम बाद में देखेंगे, पहले इतनी चीजों को बहुत डिटेल में सीखते हैं। अब हमने कल क्या देखा था, जब भी आपके सामने डाइस की 2 पोजीशन गिवन हो,
जब भी आपके सामने डाइस की दो पोजीशन गिवन हो और इस दो पोजीशन में हमारे सामने नंबरिंग क्या हो, नंबर आपके सामने मैंने लिख दिया 2 4 6 5 3 2, और आपका केस नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक ही कॉमन नंबर हो, जब दोनों ही डाइस के दोनों पोजीशन में एक ही आपका कॉमन नंबर हो तो वहां पर हमें अपोजिट कैसे निकालना होता है, दोनों डाइस में जो कॉमन है, कॉमन को एक दूसरे के नीचे लिख दिया गया। ठीक, कॉमन डाइस को हमने एक दूसरे के नीचे लिख दिया गया। अब जो भी कॉमन है वहां से या तो आप क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हो, अगर आपका मन नहीं है क्लॉकवाइज मूव करने का तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। 2 के बाद अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 2 के बाद हमारे पास आएगा 4, और 4 के बाद अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 4 के बाद आएगी वैल्यू आपकी 6। ठीक, नेक्स्ट वाले डाइस में जहां से कॉमन है ना वहीं से हमें क्लॉकवाइज मूव करना है। नेक्स्ट वाली डाइस में 2 कॉमन है, 2 के बाद अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो 2 के बाद आता है 5, और 5 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3। अब वर्टिकली ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, आपका 4 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 3। बट व्हाट अबाउट 2, अगर आपसे एग्जामिनेशन में यही पूछ लिया जाए कि 2 का अपोजिट क्या है, तो 2 का अपोजिट बताने के लिए डाइस के 6 नंबरों में से कौन सा नंबर विजिबल नहीं है हमारे सामने, तो हमारे सामने जो नंबर नहीं दिख रही है वो है हमारे पास 1 2 3, 1 नहीं दिख रहा है, तो इस 2 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 1। क्लियर होती है आपको? तो इस तरीके से 1 कॉमन डाइस में हमें ट्रिक अप्लाई करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना होता है। फिर स्टूडेंट हमने इसी पे बेस्ड और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखे थे। एक पॉइंट आपके सामने ये था, एक पॉइंट हमने क्या देखा था, एक नोट पॉइंट आपके सामने मैंने बताया था क्या, कि सम ऑफ 2 अपोजिट, जो भी आपके सेम साइड जो भी अपोजिट फेसेस होते हैं ना ही एक साथ देखे जा सकते हैं और ना ही एक साथ छुपाई जा सकती हैं। अपोजिट फेसेस ऑफ आर डाइज neither be seen together nor be hidden together, neither be seen together nor be hidden together, ना ही एक साथ छुपाई जा सकती हैं और ना ही एक साथ देखी जा सकती हैं। हमेशा विपरीत सतह को ना ही एक साथ देखा जा सकता है और ना ही एक साथ छुपाया जा सकता है, और ना ही एक साथ छुपाया जा सकता है। ठीक है, ये कल का एक की पॉइंट था जो कि हमें ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर होती हैं चीजें? आज हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या है आपका वो कॉन्सेप्ट? आपका कॉन्सेप्ट ये बोलता है, देखो 2 कॉमन नंबर, अभी तक हमने डिस्कस किया था नो कॉमन नंबर, अभी हम केस नंबर 2 पे ही हैं। नो कॉमन नंबर जहां पर हमें डेफिनेट हम किसी भी नंबर का अपोजिट नहीं बता सकते, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन आवर ऑप्शन। ये सारी चीजें हमारे सामने कैसे विकल्प दिए गए हैं इसके ऊपर बेस्ड होती है, इसके ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमें देखना है, फिर हमने बात किया था क्या, 1 कॉमन नंबर हो हमारे किसी भी डाइस के 2 पोजीशन में, अगर एक कॉमन आता है तो कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर भी आपने डिटेल में देखा था। फिर हमने 3 स्टार वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। उस वीडियो को ध्यान से पूरे एंड तक देखना, क्योंकि जब क्वेश्चंस में आपका वेरिएशन लेके आया जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को भी आपको ध्यान में देना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो 2 कॉमन नंबर, हमसे पूछा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ईच सरफेस, हर एक सरफेस का विपरीत क्या हो जाएगा, हर एक सरफेस का अपोजिट क्या हो जाएगा। अब देखो फिर से आपके सामने डाइस की 2 सिचुएशन दे रखी है। एक ही डाइस को जब आपने एक बार देखा तो उसमें नंबर दिख रही है 1 2 3, उसी डाइस को जब आपने दूसरी तरफ से घुमा के देखा तो उसमें नंबर आपको दिख रही है 1 4 2।
ठीक है। अब यहाँ पर हमें अपोजिट, फिर से हमें अपोजिट ही फाइंड आउट करना होता है। डाइस में आपसे हमेशा विपरीत ही पूछा जाता है, तो वहां पर आपके पास रियल डाइस तो मिलेगा नहीं एग्जामिनेशन हॉल में कि आप उसको घुमा घुमा के चेक कर पाओ। आपको प्रैक्टिकली ही, आपको खुद को अपने माइंड में सोच के फिर हमें क्वेश्चंस निकालने होंगे ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ईच सरफेस, हर एक सरफेस का अपोजिट क्या होगा, टू कॉमन नंबर। कौन सी दो कॉमन नंबर आपको दिख रही है, तो आप बोलोगे मैम 1 और 4 कॉमन है, और यहाँ पर 1 और 4 कॉमन है। तो यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बता दीजिए 3 का अपोजिट क्या, तो इस वाले डाइज में एक नंबर बची रह गई, इस वाले डाइज में एक नंबर बची रह गई, तो ये 3 का अपोजिट हो जाएगा 2। क्लियर होती है, इस 3 का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास 2। हमने क्या देखा, जो भी कॉमन नंबर है उसको हटाने के बाद जो जिस डाइस में नंबर बची हुई रह गई वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ईच सरफेस, हर एक सरफेस, हर एक सतह का अपोजिट क्या होगा। तो हर एक सतह का अपोजिट, तो 1 2 3 4 5 और 6, हमें सबके अपोजिट निकालने हैं। तो 2 का अपोजिट तो आपको पता है, अगर 3 का अपोजिट 2 है तो 2 का अपोजिट 3, लेकिन 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताने के लिए अब देखो 4 और 1 और 2 का अपोजिट पूछा जाए तो हम कुछ भी डेफिनेट नहीं बता सकते। यहाँ पर जो भी हमारा आंसर आएगा पॉसिबिलिटी में पूछा जाएगा, यहाँ पर जो भी हमारा आंसर आएगा वो पॉसिबिलिटी में पूछा जाएगा। 1 का अपोजिट पूछा जाए तो आपका 5 भी हो सकता है, जो नंबर नहीं दिख रही है, आपका 5 भी हो सकता है और आपका 6 नंबर भी हो सकता है। 4 का अपोजिट पूछा जाए आपसे तो 4 का अपोजिट आपका 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 5 का अपोजिट पूछा जाए तो आपका 4 भी हो सकता है और आपका 1 भी हो सकता है, और ऐसे 6 का अपोजिट पूछा जाए तो आपका 4 भी हो सकता है और आपका 1 भी हो सकता है। क्लियर होती हैं चीजें, उम्मीद करती हूं यहां तक की चीजें आप सभी को समझ में आई होगी, आप सभी को क्लियर हुई होगी। क्लियर, ठीक है। तो मूव करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमें अपोजिट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लेटर दे दिया गया, फिर से वही पूछा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ईच सरफेस, हर एक सतह का, हर एक सरफेस का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो फिर से देखो आपके कौन कौन से कॉमन है, बी और एफ कॉमन है, बी और एफ कॉमन है, तो ए का अपोजिट निकल के आ जाएगा सी। लेकिन अगर कोई हमसे पूछ ले कि बता दो बी और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, सपोज करो इस दोनों ही डाइज में ए से एफ तक के हमारे पास अल्फाबेट गिवन है, ए से एफ तक के अल्फाबेट गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में आपके सामने रखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में आपके सामने दिया जाएगा। अब यहां से पूछा है ए का अपोजिट तो हम निकाल चुके हैं सी, लेकिन बी और एफ का अपोजिट क्या होने वाला है, तो इन दोनों के बीच में हम डिफाइन नहीं कर सकते, डी और ई भी हो सकता है, फिर से आपका एफ का अपोजिट डी और ई भी हो सकता है। इसके बारे में हम कुछ भी डेफिनेट नहीं बता सकते, पॉसिबिलिटी में इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, क्लियर होती है चीजें, उम्मीद करती हूँ किसी को कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अगर आपके पास डाउट आता है तो आपके पास पॉसिबिलिटी है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, आप हमारे से आसानी से पूछ के जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज कैन बी फॉर्म, इनमें से कौन सी डाइज आपके सामने बनाई जा सकती है। 2 कॉमन नंबर है, आप सभी को पता है कौन कौन सा है, यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है ए और सी, ए और सी, तो बी का अपोजिट हमारे सामने क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट हो जाएगा डी। अब आपको पता है डाइस में कभी भी 2 फेस ना एक साथ देखे जा सकते हैं और कभी भी 2 फेस ना ही एक साथ छुपाए जा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से ना ही हम एक साथ देखे जा सकते हैं अपोजिट फेसेस को, ना ही एक साथ छुपाए जा सकते हैं, दोनों में से या तो कोई एक विजिबल होगा या तो कोई एक छुपा हुआ होगा। क्लियर, अब उसकी हेल्प से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बोला गया था बी का अपोजिट तो डी है, अब बी का अपोजिट डी है तो क्या बी का अपोजिट डी दोनों एक साथ विजिबल हो पाएगा, नहीं, तो ये डाइस तो कभी भी नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, इस पोजीशन के डाइस को आप कभी भी नहीं देख सकते हो। नेक्स्ट वाले में ए का, अब देखो यहाँ के साथ साथ अगर हमसे पूछ लिया जाए ए और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा,
तो इसका अपोजिट ई या तो एफ हो जाएगा, फिर इसका अपोजिट ई या तो एफ हो जाएगा। अब देखो ए और एफ, ए का अपोजिट एफ और सी, क्या ये एक साथ दिख सकती हैं? तो ये वाला डाइस भी नहीं हो सकता, कभी भी सेम सरफेस, सेम अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं देखी जा सकती। नेक्स्ट देखो ई एफ सी, ई हुआ तो भी सी का अपोजिट, अगर एफ हुआ तो भी सी का अपोजिट, तो ये वाली डाइस भी आपकी कभी भी नहीं विजिबल होगी। तो बचा क्या आपका? सिर्फ एक बचा। देखो बी और डी में से एक ले लिया बी, एफ और सी में से एक ले लिया गया एफ, सी और ए और ई में से इसमें से ले लिया गया एक बार एफ को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर होती है चीजें कैसे सॉल्व करना है? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, इसका पहले अपोजिट फाइंड करो और ये देखो कौन सी डाइस बनाई जा सकती है इस क्वेश्चन की हेल्प से। फिर से देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या है, ए और बी हमारे पास कॉमन है, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। अगर ए का अपोजिट पूछा जाए तो डी और ई भी हो सकता है, और बी का अपोजिट पूछा जाए तो डी और ई दोनों ही हो सकते हैं। क्लियर? एफ का अपोजिट सी। अब यहां पर हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन बी फॉर्म, कौन सी डाइस बनाई जा सकती है? अब देखो एफ का अपोजिट सी है, तो एफ और सी एक साथ दिखेगी? कभी भी नहीं, तो पहला डाइस नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट डाइस में देखते हैं, बी का अपोजिट अगर ई हुआ, ए का अपोजिट अगर ई हुआ, तो बी का भी ई का भी ई, क्या बी ई ए एक साथ दिख सकती है? कभी भी नहीं देखी जा सकती है। नेक्स्ट डाइस में देखते हैं बी डी ई, बी और डी ई में से अगर कुछ भी अपोजिट हुआ तो क्या बी या डी ई एक साथ देखी जा सकती है? कभी नहीं। तो फिर से हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एफ और सी में से सी ले लिया, डी और ई में से, इन दोनों में से जो भी अपोजिट होगा उसका डी ले लिया, जो भी अपोजिट होगा उसका एक ही सरफेस आप देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। विच डाइस बी फॉर्म, तो एलिमिनेशन मेथड से ही हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसी के साथ देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया है विच व्हाट विल बी कम एट द क्वेश्चन मार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब हमारे पास आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आ सकता है। तो पहले हम अपोजिट निकाल ले, अपोजिट निकालना तो आप सीख गए हो, बस हमें उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे फिल करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारी क्या चीज आ सकती है। ठीक, तो आइए अपोजिट देखते हैं। 2 और 4 कॉमन, 2 और 4 कॉमन, तो 6 का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। लेकिन आपसे 2 का अपोजिट पूछा जाए या 4 का अपोजिट पूछा जाए तो इसका अपोजिट 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 4 का अपोजिट 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। यही अपोजिट निकलेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने ऑप्शंस पर। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से ऑप्शन को मार्क करोगे? अब देखो 1 का अपोजिट 6 है, तो क्या इन दोनों जगह पे 1 आ सकता है? अब बताओ, पढ़ चुके हो ना। इस 1 का अपोजिट 6 है, तो क्या हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 1 लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों अपोजिट फेस एक साथ नहीं देखे जा सकते और दोनों अपोजिट फेस एक साथ नहीं छुपाई जा सकती, यही बोला जाता है। अगर आप यहाँ पर 1 रखते हो तो भी 6 1 अपोजिट है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ 1 रख दे, 6 1 अपोजिट है, तो हम एक साथ तो दिख ही नहीं सकते, या तो 6 एक बार में दिखेगा या तो 1 एक बार में दिखेगा। तो ऑप्शन पे जहां 1 1 है एलिमिनेट कर दो, 1 तो किसी कीमत पे नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास एक ही बचा है ना, बहुत सिंपल। 3 और 5, तो इन क्वेश्चन मार्क की जगह 3 और 5 कुछ भी आ सकता है। अब आप देख सकते हो 3 और 5 में से कोई से भी वैल्यू आए तो हम पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हमारा परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल कम एट प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। फिर से हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी। उसमें हमने लेटर पे देखा और इस क्वेश्चन में हम पिछले क्वेश्चन में हमने नंबर पे बेस्ड देखा और इस क्वेश्चन में हम लेटर पे बेस्ड देखने वाले हैं, क्या इसका करेक्ट आंसर होता है। तो हमारे पास अपोजिट निकाल ले। देखो ए और सी अपोजिट है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ। लेकिन अगर आपसे सी और ए का अपोजिट पूछ लिया जाए तो आप कहोगे डी भी हो सकता है
और ई भी हो सकता है, आप कहोगे डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। क्वेश्चन में वो स्पेशली मेंशन करेगा कि तीनों पोजीशन कौन कौन सी है, ए से एफ तक है या फिर एक्स वाई जेड डब्ल्यू एम एल है, कोई भी लेटर दे सकता है। तो ऐसा सवाल में वो मेंशन करेगा। हमने ये मान लिया कि इन डाइज में ए से एफ तक की नंबर्स है, A1 B2 3 4 5 6 तक यहाँ पर लेटर्स को आपके सामने मेंशन किया गया है। अब फिर से हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। अब आप देखोगे B का अपोजिट F, तो B एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या इन क्वेश्चन मार्क की जगह B और F एक साथ आ सकता है? तो हम कहेंगे नहीं, दोनों में से कोई एक ही तो दिखेगा। B और F एक साथ हैं तो वो तो विजिबल होंगे नहीं। अब D के साथ C, A और C, अब देखो A और C, यहां पर भी A और C अपोजिट है, तो जब A और C एक साथ नहीं है तो अपोजिट तो इनके होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो A और C भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब C या E आएगा, B या E आएगा, ये डिफाइन करना है। अब देखो D के अपोजिट C, E के अपोजिट भी C हो सकता है। अगर C और E एक दूसरे के अपोजिट हैं तो क्या C और E एक साथ दिखेंगे? तो आप बोलोगे C और E भी एक साथ नहीं देखे जा सकते। तो हमारे पास ऑप्शन आता है C ऑप्शन, B और E यहाँ पर अपोजिट हो सकते हैं। B या फिर E हमारा यहाँ पर अपोजिट हो सकता है। हमारा करेक्ट आंसर आता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर C। क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक चीजों में आपको कोई भी डाउट, परेशानी या फिर समस्या नहीं आई होगी। हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताई थी ना, बी और ई हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेक करें। चलिए, तो अब हमारे पास केस नंबर 2 हमारा खत्म। केस नंबर 1 के भी क्वेश्चंस करके हमने डिस्कस कर लिया, केस नंबर 2 को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाता है हमारे पास केस नंबर 3, और केस नंबर 3 को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। अब आपके सामने डाइस की इतनी सारी पोजीशन दी है। केस नंबर 3 क्या कहता है? मोर देन 2 पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन। जब 2 से ज्यादा पोजीशन आपको डाइस की दिखा दी, आपको ये एक ही डाइस दिखाया गया है, एक डाइस को पहले आपने घुमा के इस तरफ से देखा तो 3 फेस देखेंगे, फिर आपने उस डाइस को दूसरी तरफ से घुमा दिया तो भी 3 डाइस दिखेंगे, फिर आपने उस डाइस को और तरीके से घुमा दिया फिर भी आपके पास 3 ही दिखेंगे। तो जब आप डाइस को घुमा घुमा के चेक कर रहे हो तो वो हर एक डाइस की पोजीशन दी गई है अलग अलग तरीके से। इसको हमने मान लिया फर्स्ट फिगर, इसको हमने मान लिया सेकंड फिगर, इसको हमने मान लिया थर्ड फिगर, और इसको हमने मान लिया फोर्थ, और इसको हमने मान लिया फिफ्थ फिगर। अब आपको ये बताना पड़ेगा स्टूडेंट कि हमें क्वेश्चन में अपोजिट कैसे फाइंड आउट करें। इन क्वेश्चंस में अपोजिट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। जब भी हमारे पास मोर देन 2 पोजीशन, जब डाइस की 2 से ज्यादा पोजीशन आई तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। आप सब वो सारी चीजें पहले सीख चुके हो। आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई से भी 2 डाइस को चूज कर सकते हो जिसमें आप रूल अप्लाई कर पाओ। कोई से भी आप 2 डाइस को चूज कर सकते हो जिसमें आप रूल अप्लाई कर पाओ, और रूल अप्लाई करने के बाद आप इन सभी का अपोजिट निकाल सकते हो। कोई से भी 2 डाइस चूज कर लो। सपोज दैट हमने पहले चूज किया फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अगर पहले और तीसरे डाइस को देखा जाए, पहला और तीसरा, कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? 1 कॉमन नंबर, केस नंबर 2 1 कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर क्या है? 3। 3 से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 1, और 1 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 2। इस वाले डाइस में देखोगे तो 3 का तो नीचे 3 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 5, और 5 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 4। तो यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो कौन सी नंबर नहीं दिख रही है, तो हमें 6 नहीं विजिबल है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? फर्स्ट और थर्ड डाइस से 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट 4। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट यहाँ पर? प्रॉब्लम है क्या? अपोजिट निकाला, ये तो आप पहले भी सीख चुके हो ना। आ जाओ, अब अगर हम देखें फ्रॉम फिगर किससे? 1 और 4th को ले लिया जाए। फर्स्ट और फोर्थ को देखो, 1 2 3
265, फिर से इस बार कॉमन क्या हुआ 2, तो कॉमन को हमने एक दूसरे के नीचे लिख लिया। 2 के बाद मूव करेंगे तो 3, 3 के बाद मूव किया जाएगा तो 1। इस टाइप में 2 के बाद मूव करोगे तो 6 और 6 के बाद मूव करोगे तो 5, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 4, जो नंबर नहीं दिख रही। अब देखो यहाँ भी 1 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6। आंसर में आपका कोई चेंज नहीं आने वाला, बस आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई से भी 2 डाइस को चुन लो जिसमें आप रूल अप्लाई कर पाओ, जिसमें आप ट्रिक अप्लाई कर पाओ, ठीक है ना। तो बस हमें इतना सा ही तो काम करना है, हमें सिर्फ रूल अप्लाई करने के लिए कोई सी भी 2 डाइस को चूज कर लेना है। सपोज करो अब हमने देखा यहां पर फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, पहले और फोर्थ से अगर हम चेक करें तो अब देखो 1 2 3 और 1 6 4, 1 कॉमन हो जाएगा, 1 से मूव करेंगे तो 2 और 2 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 3, यहां से 1 से मूव करेंगे तो हम आ जाएंगे 4 और 4 से मूव करेंगे तो 6, और यहाँ पर कौन सी नंबर नहीं दिख रही है तो 5। चेक करो 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 4। यहां तक किसी को डाउट? उम्मीद करती हूं कि नहीं होनी चाहिए। ये पुराने ही कॉन्सेप्ट, बस एक नाम अलग दे दिया, एक कहानी अलग दे दी कि हमारे पास किसी भी पासे के 4 या 5 पोजीशन विजिबल हो, 4 या 5 स्थितियां दिखाई दी जाए तो हमें वहां पर कैसे रूल अप्लाई करके अपना आंसर विद इन सेकेंड सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्लियर चीजें हुई। आइए अब देख लेते हैं हम फ्रॉम सेकेंड एंड फिफ्थ। सेकेंड और फिफ्थ डाइस को ऑब्जर्व करो, सेकेंड में है 4 5 6 और इसमें है 6 4 5, तो कौन सा 2 कॉमन नंबर, 4 और 6। अब 5 का अपोजिट क्या हो रहा है 1, और यहां पर भी 5 का अपोजिट 1 आया था। 4 और 6 में वही, अभी इन दोनों डाइस से तो हम डेफिनेट नहीं बता सकते, इन दोनों डाइस से हम पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। क्या पॉसिबिलिटी ले लिया हमने कि 4 यहाँ पर हो सकता है आपका 4 का अपोजिट 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 6 का अपोजिट 2 भी हो सकता है बट 3 भी हो सकता है, तो डेफिनेट नहीं बता पाए हम सेकंड और 3 से, तो ये हमारा एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अगर पूछ लिया जाता कि बता दो 4 का अपोजिट क्या है, तो हम डेफिनेट नहीं बता पा रहे ना, तो हम इस डाइस को क्यों ही चुने जब हम डेफिनेट आंसर नहीं बता पा रहे हैं। तो अगर हम सेकेंड और फोर्थ डाइस को चुने 4 5 6 2 6 5, तो फिर से नहीं बता सकते। थर्ड और फिफ्थ को चुना जाए 4 3 5 और 6 1 5। अगर हम डाइस नंबर फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ को चुनो 3 4 5 6 4 5, कॉमन नंबर क्या है 4, 4 से क्लॉकवाइज मूव किया तो 3, 3 के क्लॉकवाइज मूव किया तो 5। इस वाले में 4 के बाद क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 6, 6 के बाद क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 1, और 4 का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अब आप देखोगे तो सारे, इसमें भी सेम अपोजिट, इसमें भी सेम अपोजिट, इसमें भी सेम अपोजिट, इसमें भी सेम अपोजिट, तो हमें वो डाइज ही नहीं चुननी कि जिसमें हमारे पॉसिबिलिटी में आंसर आए, हमें डेफिनेट आंसर लाने के लिए वो 2 डाइस चुननी पड़ेगी जिसमें हम अपना आंसर एक्यूरेट निकाल सकते हैं। क्लियर होती है चीजें? ये चीज समझ में आया? तो आपको पूरा डिटेल बता दिया एक ही क्वेश्चन में कि केस नंबर 3 में जब मोर देन 2 पोजीशन हो तो हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। एक बार आप सभी इस चीज को नोट कर ले, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर हमारे पास आप पूछा गया है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1, 1 2 3 4 6 5, एक भी कॉमन नंबर नहीं है ना, तो एक भी कॉमन नंबर नहीं है तो आपको पता है हमारा आंसर किसमें आ जाता है पॉसिबिलिटी में। 1 2 और 3 का अपोजिट पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 6 या तो 5। अब बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 1 का अपोजिट पूछा जाए तो 4 6 5, ऑप्शन नंबर डी को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा हमने पहले भी देखा था। तो मैम इसमें आप क्या नया बताने वाले हो? पेशेंस रखो, धैर्य रखो, नई चीज अभी हम सीखने वाले हैं। आइए तो इसी के साथ अब हमारे पास एक अलग पार्ट का क्वेश्चन आया। बोल दिया गया है क्वेश्चन में इफ 3 इज अपोजिट टू 4 देन व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1।
If 3 is opposite to 4, then what is the opposite of 1? अब हमें देखना है यहाँ पर 1 2 3 4 6 5 एक भी कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन हमें बता दिया गया अगर 3 का अपोजिट 4 हो जाए, अगर इस 3 का अपोजिट 4 हो जाए तो मैं यहाँ पर 3 लिख सकती हूँ ना, ठीक। अगर इस 3 का अपोजिट 4 सवाल में दे दिया गया और अगर मैंने डाइस को घुमा दिया गया तो इस 3 का अपोजिट 4 है तो 3 के अपोजिट 3। अब आप इन दोनों डाइस से अपोजिट निकाल सकते हो। सपोज करो यहाँ पर 4 है ही नहीं, अब आप अपोजिट निकाल सकते हो ना। कौन सा केस अप्लाई करके कि हमारे पास 1 कॉमन नंबर है, अपोजिट निकालना है। तो चलो 3 से क्लॉकवाइज मूव करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 1, और 1 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2। अगर ये 3 है, 3 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 6 और 6 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 5। और आपके क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया था कि 3 का अपोजिट क्या है हमारा 4। हम सारे अपोजिट निकाल चुके हैं ना, यहाँ तक की चीज क्लियर हुई। हम सारे ही अपोजिट अपने सॉल्व कर चुके हैं। 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट हमारे पास 5 आ चुका है। पूछा गया है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर। अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था मैम, यहां पर पूछा था बस एक का विपरीत क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, तो डेफिनेट नहीं बता पाए। हमारे सामने कोई कंडीशन नहीं थी, हमारे सामने कोई सिचुएशन नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे स्टूडेंट आपने इस वाले क्वेश्चन में देखा तो यहाँ पर बोला गया था अगर 3 का अपोजिट 4 है तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1, देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। और इससे हमें ये भी पता चल गया ये कैसी डाइज है, ये हमारी एक स्टैंडर्ड डाइज है। क्यों स्टैंडर्ड डाइज, 3 का अपोजिट 4 7, 1 का अपोजिट 6 7, 5 का अपोजिट 2 7। तो ये एक हमारा स्टैंडर्ड डाइज भी निकल के आया। स्टैंडर्ड डाइज में आपके सारे ही फेस 7 के बराबर होने चाहिए, सारे ही अपोजिट सरफेस 7 के बराबर होने चाहिए। तो आप देखो 2 का अपोजिट 5 7, 6 का अपोजिट 6 का अपोजिट 1 7, 3 का अपोजिट 4 7। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखें, चलिए तो अब आप इसका आंसर बता सकते हो, उसी की तरह क्वेश्चन का आंसर बताना है ए से एफ तक। देखो ABC DEF अलग अलग 2 डाइज है, सिचुएशन एक दूसरे की अपोजिट दिखा दिया गया। यहां पर बोल दिया गया ए का अपोजिट डी है तो ए और ए का अपोजिट डी मान ले हम। अब ए से ही हम क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दे। ए के बाद क्लॉकवाइज मूव करोगे तो बी, और बी के बाद क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो सी। नेक्स्ट में ए के बाद अगर हम मूव करेंगे तो ई, और ई के बाद अगर हम मूव करते हैं तो आता है एफ। अब आप देखो ए का अपोजिट क्या, सवाल में भी दिया था ए का अपोजिट डी, और यहाँ पर भी हमारे पास पता चल गया कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा डी। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमसे पूछा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बी, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो फिर से हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा सी। तो बस हमें एक ही डाइस की 2 पोजीशन, मतलब ये ऑलरेडी अपोजिट ही दे रखा है। क्लियर है, किसी को यहां तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारे सामने बात अब आ जाती है इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से करना है। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आने वाला है, इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, पहले देखना है इन दोनों डाइस से हम अपोजिट निकाल सकते हैं। देखो 1 कॉमन ट्रिक लगा के अपोजिट निकाल ले। 2 के अपोजिट, 2 से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 3, 3 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 1, 2 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और 6 से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 4। ठीक, ये बहुत ही आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, ध्यान से आप सभी को इसको सीखना है। हमने देखा 3 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट 4 है, तो इस 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा बच्चों 5, इसका अपोजिट हो जाएगा। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। अब देखो 4 का अपोजिट 2 है, 4 का अपोजिट 1 है, तो क्या इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कभी 1 आएगा? अगर अपोजिट है तो एक साथ तो नहीं देखा जा सकता, तो ए ऑप्शन हमारा खत्म हो जाता है। फिर से इस 4 का अपोजिट 1 है,
हमारे पास इस डाइस में 4 दिख रहा है, तो क्या कभी हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक साथ देखे भी तो नहीं जा सकते ना, उसमें से कोई एक ही फेस तो आपके सामने विजिबल होगा। तो यहाँ पर आपका 1 नहीं आने वाला, जिसकी वजह से हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड डाइस में आप सभी को बताया गया है, अब आप देखो 2 का अपोजिट 5, तो क्या यहाँ पर कभी 5 आएगा? तो आप बोलोगे नहीं मैम, 5 भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट है, 2 यहाँ पर है, तो 5 इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। अब हमें बताना है आंसर 3 है या 6 है? 3 है या 6 है? तो एक चीज आपको यहाँ पर सीखनी है, नई चीज है, ध्यान से सुनना है। अगर आप इसी डाइस को देखते हो, चेक करते हो, और हम इस डाइस में यहाँ पर देखो, जब आपने मूव करना शुरू किया तो 6 से आप 4 की तरफ आए हो, तो 6 से 4 की, सॉरी 2 से 4 की तरफ जब आप आए हो, 2 से 4 की तरफ आप गए हो, तो आप कौन सी डायरेक्शन में जा रही हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ठीक, जब आप 2 से 4 चेक कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक कर रहे हो, और यहां से 2 से 4 अगर आप देख रहे हो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। जब भी आपको दिखे कि 2 डाइज हैं और एक क्लॉकवाइज, वही 2 सेम नंबर हैं, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जो इस डाइज में नंबर है वही इसके अपोजिट हो जाएगी। 2 के बाद यहाँ पर 4 मूव हुआ, 2 के बाद यहाँ पर 4 मूव हुआ, तो 6 का अपोजिट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। ये एक ही डाइस के अपोजिट लिखे गए हैं। अब आप यहाँ से चेक करोगे तो 6 के बाद अगर आप मूव करते हो तो 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, और यहां से अगर हम 6 से मूव करते हैं तो 6 के बाद वही सिचुएशन मिल जाएगी। ये कहना चाह रहा है कि एक ही डाइस के दोनों सिचुएशन को जब आपने ऐसे घुमा के देखा तो 2 4 6 आ रहा है, ऐसे घुमा के देखा तो भी आपका 2 4 6 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है, इसका आंसर 3 और 6 में से हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर, उस क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आएगा, ना कि 3 आएगा। एक बार अगर आप यहाँ पर 3 रखते और फिर डाइस को अगर चेक करते, देखो अगर 3 रखते फिर अगर आप डाइस को चेक करते तो 6 का अपोजिट हमारे पास 3 आ जाता। लेकिन 3 अगर आता तो उस 3 को, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो रुको 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 रुको, एक यहाँ पर इसका आंसर 6 नहीं होगा। कैसे? देखो, जब हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो ये हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट तो क्या होना चाहिए था? 6 तो नहीं हो सकता। तो इस डाइस में इसका अपोजिट हमारे पास 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। 6 नहीं देखी जा सकती, तो हम यहाँ से 6 भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार वापस से मैं इस चीज को डिफाइन करती हूँ सभी के सामने। आपके सामने स्टूडेंट यहाँ पर बोला गया था कि बता दो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। हमने अपोजिट तो फर्स्ट और सेकंड डाइस से हमने अपोजिट तो निकाल लिया कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमारे पास 2 नंबर बचती हैं। देखो 3 का अपोजिट, 1 का अपोजिट 4, तो यहाँ 1 नहीं आ सकता। 2 का अपोजिट 5, तो यहाँ 5 नहीं आ सकता, तो वो हमने ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचा है 3 या तो 6। अब 3 आना है या 6 आना है। अगर इस डाइस में 2 से आप 4 की तरफ जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज है, और यहां पर क्लॉकवाइज दिया गया है, यहां पर क्लॉकवाइज दिया है, तो इस नंबर का जो अपोजिट होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह वो आ जाएगा। तो 6 का अपोजिट क्या दिया है? 3, तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगर सेम दिया होता, अगर जैसे ये भी एंटी क्लॉक मूव कर रहा है और ये भी एंटी क्लॉक मूव करता, तब तो 6 ही आता। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जो उस 6 का अपोजिट होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होती है चीजें? उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर तो आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। तो चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने चेक भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें बताओ कि अब तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, 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 हर एक सिचुएशन अलग अलग है।
तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या क्या फिल करना है। मैंने आपके सामने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस नहीं रखे गए हैं। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, पहले हम इन दोनों डाइस को देख लेते हैं। सी और सी कॉमन है ना, सी से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ए, और ए के बाद क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो बी। सी के नीचे सी आ जाएगा, सी से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो डी, और डी से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आ जाएगी वैल्यू एफ। ठीक, सी से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ए, ए से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो बी, सी से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो डी, और डी के बाद क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एफ। अब सी का अपोजिट हमारे पास कौन सी नंबर नहीं दिख रही है, तो सी का अपोजिट ई हो जाएगा। अपोजिट हमें हर एक लेटर्स के पता चल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सी से आप डी कैसी डायरेक्शन में गए हो, क्लॉकवाइज। ठीक, और सी से डी कैसे गए हो आप, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा डी का अपोजिट सी और डी से चले गए, तो एफ का अपोजिट यहाँ पर क्या दिया गया है, एफ का अपोजिट डी बी दिया गया है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह बी आ जाएगा। लेकिन अगर ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज होता तो जो इस डाइस में नंबर है वही इस डाइस में भी नंबर होती। अगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है और दोनों कॉमन नंबर दिख रही है, तो जो बचे हुए नंबर हैं इसका रिवर्स यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बता देंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये था, यहाँ से क्लॉकवाइज है और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज है, सी और डी, सी और डी, तो एफ का अपोजिट क्या निकाला है हमने, बी, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। यहां पर देखो डी और सी, अगर डी और सी को अगर हम देखें तो यहां से सी से डी क्लॉकवाइज और यहां से सी से डी क्लॉकवाइज। ठीक, ये भी सी से डी क्लॉकवाइज, ये भी सी से डी क्लॉकवाइज, तो यहां पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सी से डी क्लॉकवाइज, तो एफ का अपोजिट ये एफ ही हो जाएगा। इस डाइस में और इस डाइस में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ, ए और बी। अब ए और बी इसमें देखोगे, ए और बी कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, और यहां पर भी ए से बी क्या है, क्लॉकवाइज, तो आपका सी का अपोजिट सी का सी ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर क्या क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ए से बी तो क्लॉकवाइज चल रहे हो, लेकिन यहां पर ए से बी जाने के लिए आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, यहां से आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, तो सी का अपोजिट क्वेश्चन में क्या दिया है, ई, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आ जाएगी ई। क्लियर होती है चीजें, समझ में आई है कैसे हमें, कब हमें क्लॉकवाइज देखना है, कब हमें एंटी क्लॉकवाइज देखना है। अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रही है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे, लेकिन दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक भी क्लॉकवाइज दूसरा भी क्लॉकवाइज, तो जो उस डाइस पे नंबर है वही दूसरी डाइस पे भी सेम ही नंबर मिलेंगी, वो एक दूसरे के अपोजिट वाली सरफेस हमें दिखेंगे ही नहीं। ठीक, तो हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकाली है, इस चीज को आप सभी ध्यान से सीख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What will come in place of question mark? अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, अब देखो 1 2 3 2 5 6, कॉमन क्या है 2, 2 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ पर 2 से क्लॉकवाइज 3, 3 से क्लॉकवाइज 1, यहाँ से अगर हम मूव करेंगे 2 के बाद 5 और 5 के बाद 6, एक नंबर बचा रह गया 2 का अपोजिट 4। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा, आप अपोजिट निकाल ले रहे हो, मेन मुद्दा तो हमारे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। अब देखो 6 और 4, 6 और 4 तो यहाँ पर भी नहीं है, अब हमें देखना है 6 के अपोजिट 1 तो कभी नहीं आ सकता, फिर 4 का अपोजिट 2 भी कभी नहीं आंसर आ सकता, अब 3 होगा या 5 होगा। तो इसके लिए कल का हमने एक स्टार मार्क क्वेश्चन सीखा था कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए 3 रख के या 4 रख के, तो आप इस डाइस में सपोज करो आपने 3 रख दिया, अब किसी भी डाइस से कंपेयर कर लो, किसी भी डाइस से कंपेयर कर लो, अगर हम इस डाइस को पहले से पहला और इस डाइस को कंपेयर करते हैं थर्ड डाइस को, तो कॉमन नंबर हमने 3 लिया है, 3 से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1, और 1 से अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 2। अब यहां से 3 से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 4, और 4 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो 6, एक नंबर रह गई 5। अब आप चेक करना 3 का अपोजिट 5, ठीक है,
क्या 1 का अपोजिट 4 और यहाँ पर 1 का अपोजिट 4, यहाँ पर 1 का अपोजिट 6, क्या ये दोनों सेम है? सेम नहीं है तो हमारा 3 भी कभी आंसर नहीं होगा। आइए 5 को रख के चेक कर लिया जाए, 3 भी हमारा कभी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने ये दोनों ही जो भी आपने मैच कराया ना, ये दोनों सेम होने चाहिए, अपोजिट एक दूसरे के सेम आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपोजिट सेम नहीं आ रहा। अब हम चेक करते हैं 5। अगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने 5 रख दिया है तो आप क्या चेक करोगे? 6 से 5 आप एंटी क्लॉकवाइज चले थे और 6 से 5 आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, और 4 का अपोजिट क्या दिख रहा है? 2। तो 4 का अपोजिट देखो 2 हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज है एक क्लॉकवाइज है, तो अपोजिट हमें निकल के आ जाएंगे। अब आप चाहोगे तो यही आपके अपोजिट निकल के आएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 5। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। ठीक है, डाउट है क्या इसमें? तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें देखना है कैसे हमें सिचुएशन को रख के पार्ट्स दोनों, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को ही ध्यान में आपको ऑब्जर्व करके देखोगे, तभी आपकी सारी चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी। आइए नेक्स्ट, अब आप सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हो, एक तरीके का आपका डाइस बचा है ओपन डाइस, जिसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। अभी इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है 1 2 3 4 1 6, कॉमन नंबर 1 और 1 कॉमन है, 1 से क्लॉकवाइज मूव किया तो 2 और 2 से क्लॉकवाइज मूव किया तो 3, यहाँ पर 1 से क्लॉकवाइज मूव किया तो 6 से क्लॉकवाइज मूव किया तो 4, कौन सी नंबर नहीं दिख रही है? 5, तो 1 का अपोजिट 5, सबके अपोजिट पता चल गए। अब 2 का अपोजिट 6, तो 2 का अपोजिट 6 है, कभी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे दिखेगा नहीं, क्योंकि सेम सरफेस हम नहीं देख सकते। 3 का अपोजिट 4, तो क्या यहाँ पर 4 को हम रख सकते हैं? कभी नहीं रख सकते। अब 1 आएगा या 5 आएगा? 1 का अपोजिट देखो 5 है, लेकिन 1 आएगा या 5 आएगा, इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम पहले और इस डाइस को देखेंगे। 2 से 3 जाने में हम गए हैं क्लॉकवाइज, और यहां से भी 2 से 3 जाने में आप क्या जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब वहां पर क्या है? 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 5 रखेंगे। ये एक दूसरे के अपोजिट सरफेस रखे गए हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट सरफेस दिखाई गई हैं। 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट हमारे पास आ गया इधर 6 और 3 का अपोजिट 3। यहां से 2 से 3 क्लॉकवाइज गए हैं, यहां से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो इस 1 का अपोजिट जो दिया है सवाल में वो आ जाएगा। अगर ये भी क्लॉकवाइज होता और ये भी क्लॉकवाइज होता तो इस 1 की जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 1 ही आता, क्योंकि उस डाइस की सेम पोजीशन हमारे सामने दिख रही है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? फिर से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। 1 2 3 4 1 6, कॉमन नंबर 1, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 से अगर मूव करेंगे क्लॉकवाइज तो 2, 2 से मूव करेंगे तो 3, वहां से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 1 से 6 और 6 से 4, एक नंबर फिर से रह गई, तो हमारा 5। 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट हमारे पास क्या आया है? 5 आया है। चेक कर लेते हैं 4 से 5। अब देखो 4 का अपोजिट क्या कभी 3 होगा? नहीं। 5 का अपोजिट क्या कभी 1 होगा? नहीं, वरना यहाँ पर हमें विजिबल तो होगा नहीं। अब 4 का अपोजिट 4 कभी हो ही नहीं सकता, दिख ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर डी। इतना सिंपल भी क्वेश्चन होता है, डिपेंड करता है आपके सामने ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिए गए हैं। क्लियर? चलिए तो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से 1 2 3 4 1 6, कॉमन नंबर 1, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 4, 1 से 6 क्लॉकवाइज और 6 से 4, तो इस 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 5। फिर से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है हमें। 4 का अपोजिट क्या है? 3, तो यहाँ पर हम 3 रख सकते हैं? कभी नहीं। 5 का अपोजिट क्या है हमारे पास? 1, कभी 1 आ सकता है? नहीं। अब 2 आएगा या 6 आएगा? 2 आएगा या फिर हमारे पास 6 आएगा? अब इसके लिए हमें सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई। अब 4 से 1, अब 1 तो चलो कैंसिल हो गया, 2 अगर हम रख के देखते हैं यहाँ पर, सपोज दैट 2 का अपोजिट क्या है? 6, 2 आना है या 6 आना है? तो अगर हमने यहाँ पर 2 रख दिया, अगर हमने यहाँ पर 2 रख दिया, तो अब इस 2 को मैच कराओ 2 और 3, किससे मैच करा सकते हैं?
4 और इन दोनों डाइस का अगर हम अपोजिट देखें तो 4 से 1, 1 से 6, 4 से 1, 1 से 6 और यहाँ पर 4 से 2, 2 से 5, तो 4 का अपोजिट 3। अब देखो 3 का अपोजिट 4, बट 1 का अपोजिट आपका 5 नहीं आ रहा, तो 2 भी आपका एलिमिनेट हुआ। तो हमारे पास बचा क्या? ऑप्शन नंबर सिर्फ 6 ही आएगा। और अब चेक करवा देती हूँ, आपको वेरीफाई करवा देती हूँ 6 कैसे। अब देखो 4 से 6 आप कैसे मूव कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर 4 से 6 आप कैसे मूव कर रहे हो? क्लॉकवाइज। ठीक, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, और 1 का अपोजिट हमारा 5 निकला है ना, तो ये 6 है। अगर ये क्लॉक होते तो सेम नंबर दिखते, लेकिन एक एंटी क्लॉक है, एक क्लॉक है, तो इस 1 का अपोजिट जो होगा वो नंबर इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। तो यहाँ पर सॉरी 4 और 6 को कंपेयर कर रहे हैं ना, 4 से 6 गए हैं, यहाँ पर 4 से 6 आए, तो 5 का अपोजिट 1 और 5 का अपोजिट हमें 1 ही दिख रहा है। तो बस थोड़े सा ध्यान लगा के आप समझोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगे, आसानी से समझ में आप सभी को आ जाएगा। तो हमने देखा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ही नहीं। तो अब हमें यहाँ पर सारी चीजें वाइंड अप करनी है। हमने क्या क्या सीख लिया, सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में तरीके से बता दी गई है कि जब आपके पास कोई भी कॉमन नंबर नहीं है तो हम उसमें डेफिनेट आंसर नहीं बता सकते, पॉसिबिलिटी में आएगी। केस नंबर 2, जब आपको डाइस की 2 पोजीशन दिखाई जाए और आपका कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, फिर भी पॉसिबिलिटी आएगी। बस आपके सामने क्या होना चाहिए, सारे ऑप्शन किस तरीके से रखे गए हैं ये डिपेंड करता है ऑप्शन से। फिर हमने क्या देखा, अगर आपके सामने डाइस के मोर देन 2 एक ही पोजीशन दी, 2 पोजीशन है लेकिन 1 कॉमन नंबर है, तो क्लॉकवाइज मूव करके हम उसके अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मोर देन 2 पोजीशन है, 2 से ज्यादा पोजीशन है, तो हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई से भी 2 फेस को चुन लेंगे, 2 डाइस को चुन लेंगे और वहां से उसके अपोजिट निकाल देंगे। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें कैसे सॉल्व करनी होती है, अगर एक डाइस में हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और दूसरी डाइस में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो जो नंबर जिसका अपोजिट है दोनों में एक दूसरे के अपोजिट नंबर लिखे जाएंगे। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में दोनों नंबर्स दिख रही है तो जो फर्स्ट नंबर में है वही सेकंड नंबर में भी होगा। एक बार वापस से इस क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हमें बताना था क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, तो हम इन दोनों डाइस से हमने अपोजिट फाइंड आउट कर लिया। हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 4 का अपोजिट कभी 1 नहीं हो सकता और 2 का अपोजिट कभी 5 नहीं हो सकता, तो हमने इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब 3 आएगा या 6 आएगा, हमें ये चूज करना है। तो हमने देखा 2 और 4 इसमें भी है, 2 से 4 हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और 2 से 4 यहाँ हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जब एक डाइस हमें एंटी क्लॉकवाइज और एक डाइस हमें क्लॉकवाइज दिखे तो जो नंबर बची रहेगी वो उसका अपोजिट लिखाएगा। अब यहाँ पर 6 है तो 6 का अपोजिट 3 है, तो यहाँ पर 3 है। लेकिन अगर ये भी एंटी होता और ये भी एंटी होता तो 6 का यहाँ पर 6 ही लिखते। ठीक, नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा, सेम वही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई किया, अपोजिट निकाल लिया। अब हमने क्या देखा, सी और डी क्लॉकवाइज, इसमें सी और डी एंटी क्लॉकवाइज, तो बी का अपोजिट क्या था, एफ, तो बी का अपोजिट हमें एफ मिल चुका है। हमने इस डाइस को देखा, डी से सी एंटी क्लॉकवाइज और सी से डी क्लॉकवाइज, तो फिर से बी का अपोजिट क्या निकल के आएगा, एफ आ जाएगा। ए से बी आप वहां भी क्लॉकवाइज गई हो, ए से बी आप यहाँ भी क्लॉकवाइज गई हो, तो जो डाइस की नंबर इसमें है वही डाइस इस वाले का भी अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर ए से बी तो क्लॉकवाइज थे लेकिन ए से बी एंटी क्लॉकवाइज थे, तो हमारे पास सी का अपोजिट क्या दिख रहा है, सी का अपोजिट ई दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ई हो जाएगा। उम्मीद करती हूं अब आपको ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट नहीं आया होगा। इस चीज के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं फिर से एक वीडियो लेके आपके सामने आ जाऊंगी। होपफुली कोई भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है, बस आप ध्यान से सुनते रहना क्या क्या बोला गया है और कैसे एक्सप्लेन किया गया है। आपको ये कॉन्सेप्ट इजिली
हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ओपन डाइस को पढ़ेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि और कैसे वेरिएशन करके हमारे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आपको सेशन से कुछ सीखने को मिला है, तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है ताकि आपको टाइम टू टाइम हर एक क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक जाता है और आप हमारे से जुड़ के अपनी सारी वीडियोस को देख के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर पाए, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर स्टूडेंट आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप चैनल हो, थ्रेड हो, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। वहां से जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सारी चीजों को बता सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं, किसी टैग पर, किसी रील वगैरह पर टैग भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर जाके आप वहां पर 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स पूछे जाते हैं। हमारे चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। हम कोई भी आपको कूपन कोड नहीं बोलते कि आप ये कूपन कोड लगा लो, आप ये बैच परचेज कर लो। सारे ही चीजें आपके सामने ओपनली फ्रीली दी गई हैं, बिना 1 रुपए लिए हुए भी। तो इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म चुना है ताकि आप तक ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। जो बच्चे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन तक भी ये चीजें जाती रहे। तो हमारा इस ऑब्जेक्टिव के साथ आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। साथ देने में सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसको शेयर करो अपने मैक्सिमम जितने भी आपके ग्रुप मेंबर हैं, व्हाट्सएप चैनल है, जहां पर भी आप चाहते, आपकी रीच है, वहां तक आप इन वीडियोस को, इस चैनल को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जुड़ पाए और हमारे ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाने में साथ दे पाए। उम्मीद करती हूँ अगले वीडियो में हम मिलते हैं आप सभी के साथ। पार्ट नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।